इमेजिन करो आप यूनिवर्स के किनारे खड़े होकर स्टेयर कर रहे हो उस चीज को जो कि इस ब्रह्मांड के जस्ट बाहर है। उस वीरान जगह पर आप अकेले हो, तो आप आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या देखोगे? इसका जवाब शायद आप सुनने के लिए अभी तैयार नहीं हो। इट्स रियली शॉकिंग। और जो लोग ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स जो खरीदते हैं बाहर, उसको क्रश करके फेंक देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग घर में लाके फ्रिज में रखते हैं, सुन लो एक बात, अभी पता चलेगा आपको। और अगर उस भयंकर एस्टेरॉइड से डायनासोर्स खत्म नहीं हुए होते तो क्या आप और हम आज जिंदा होते और आज हम लोग बात कर पा रहे होते? और ये देखो एक फोटो, इसमें सूट बूट पहने कई लोग आपको दिख रहे होंगे, पर यकीन मानो ये दुनिया का सबसे हॉरिफिक फोटो है। शायद आपके पिताजी को इस फोटो के बारे में मालूम होगा। ये दिखने में नॉर्मल फोटो है, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है वो आप जान के कहोगे वाह रे दुनिया। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बेल आइकन मतलब एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। फैक्ट नंबर 11, देखो एलॉन मस्क का वेल्थ 250 बिलियन डॉलर्स है, यानी करीब 21 लाख करोड़ रुपए। अब ये रकम आम इंसान के अकॉर्डिंग कितनी है, वो जो रेस्पेक्टिव फीलिंग है वो आपको मैं अभी सुनाता हूँ। एक 200 रुपए का कॉफी हमारे लिए 200 रुपए जैसा फील होता है, ठीक है, पर एलॉन मस्क के लिए ये ₹0.0000004 है, यानी कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल से पूरी तरह से समझ नहीं आया, अब समझो। एक BMW X5 गाड़ी लो जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। वो गाड़ी हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान के लिए तो 1 करोड़ रुपए की है, काफी महंगी है, पर एलॉन मस्क के टोटल वेल्थ के लेंस से देखे तो ये उनके लिए 6 रुपए के बराबर होगा। अब क्या 5-6 रुपए का कुछ खरीदने का पहले सोचते हो? वैसा है उनके लिए, मतलब मनी अमाउंट फीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। एक बढ़िया सी लग्जरी फ्लैट 3 करोड़ के लिए हमारे लिए, और एलॉन मस्क के लिए वो 18 रुपए की तरह होगा। ये जो स्क्रीन पे आप चमकता हुआ लग्जरी यॉट देख रहे हो, इसकी कीमत है 1000 करोड़ रुपए। तो ये हमारे लिए तो इम्पॉसिबल सा अमाउंट है, 1000 करोड़ रुपए। जब तक कोई अल्ट्रा रिच फैमिली से ना हो तब तक तो 7 जन्म में भी इसको कोई नहीं ले पाएगा। हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन एलॉन भैया के नजर से 6000 रुपए के आसपास है। यानी 6000 का आप 2-3 प्रेशर कुकर खरीदते हो, या फिर 6000 का कोई मोबाइल खरीदते हो, या फिर एडमिशन के लिए 6000 रुपए देते हो, तो जो फील आती है कि हाँ 6000 रुपए चले गए, ये फील एलॉन मस्क को तब आएगा जब वो 1000 करोड़ का एक लग्जरी शिप खरीदेंगे, क्योंकि वो उनके वेल्थ का 1% से भी कम होगा। फैक्ट नंबर 10, आपने स्टेशन पे तो देखा ही होगा कि ट्रेन को कैसे कॉन्टिन्यूअसली बिजली मिलते रहता है तार से। मैं भी बचपन में ट्रेन को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता था, और बेशक आप भी करते होंगे। आप देखते होंगे कैसे ट्रेन में बिजली मिल रहा है, पर एक ट्रेन जर्नी में कितना बिजली यूज होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, वो आप सुन के चौंक जाओगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ठीक है ट्रेन बहुत हैवी यूज करता है बिजली का, तो शायद आपके घर में जितना एक महीना में बिजली यूज होता होगा उतना शायद एक दिल्ली से मुंबई की जर्नी में यूज होता होगा। शायद कॉमन सेंस कुछ ऐसे ही बताता है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स एस्टोनिशिंग है। देखो दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस है ट्रेन से 1400 किलोमीटर, और अगर हम ये माने कि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है और एवरेजली 15 घंटे में ट्रेन डिस्टेंस कवर कर लेती है, अगर ट्रेन लेट ना हो तो वो 5500 kWh बिजली यूज करती है हर घंटे। तो अगर 16 घंटे की जर्नी है तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,000 kWh आता है औसतन। एक घर में नॉर्मल सी फैमिली है, पंखा फ्रिज एसी सब कुछ है घर में, तो एक दिन में 6 kWh के आसपास यूज होता है बिजली। यानी टोटल अभी से लेके 14,000 दिनों तक जितना बिजली आपके घर में यूज होगा, उतना सिर्फ दिल्ली से मुंबई वन वे में एक ट्रेन यूज कर लेता है। अब 14,000 दिन को डिवाइड करते हैं 365 से, तो आएगा 40 साल के आसपास, 40 ईयर्स। यानी 40 साल में आपके घर में जितना बिजली यूज होगा उतना एक ट्रेन नॉर्मली दिल्ली से मुंबई वन वे में यूज कर लेता है। अब सोचो अभी रियल टाइम में भारत में इतने सारे ट्रेन्स चल रहे हैं, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ट्रेन में ही बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, तो टोटल अगर ऐड कर दें तो इतना ह्यूज बिजली यूज हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते माइंड में। फैक्ट नंबर 9, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि एयरपोर्ट के कस्टम के नाम से कितने स्कैम कॉल्स आते हैं। यानी वो स्कैम जिसमें आपको एक कॉल आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपके आधार कार्ड पे यूएसए या फिर रशिया से एक पार्सल आया है और उसमें कोई ड्रग पाया गया, या फिर कोई भी इल्लीगल चीज पाई गई, या फिर किसी शू के डब्बे के प्लास्टिक के अंदर छुपा हुआ ड्रग पाया गया। अब ये सुन के ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि और एक बात यह है कि आपका आधार कार्ड तो आप शायद कितने जगहों पर देते हो, होटल जाओगे वहां, कहीं पे एडमिशन कराओगे वहां, तो वहां पर किसी इंसान की नीयत खराब हो तो वो आपके डेटा को बेच सकता है। तो आपको लगेगा कि
मेरा कोई आधार कार्ड लेके मेरे नाम पर पार्सल मंगा लिया होगा। लेकिन यकीन मानो ये करना उतना आसान नहीं है। तो आपको ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो आपको घबराना नहीं है। ज्यादातर ऐसे कॉल्स फेक होते हैं। अगर कस्टम डिपार्टमेंट से कुछ आना होगा भी तो वो ऑफिशियल लेटर के फॉर्म में आएगा और एक फॉर्मल तरीके से आएगा। ये नहीं कि कॉल पे बोला अरे पार्सल आया। फैक्ट नंबर 8, आप में से एक पर्सन ने मुझे बहुत बार ईमेल किया है ये जानने के लिए कि क्या एनिमल या फिर चींटी या फिर किसी भी और अलग स्पीसीज में ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि आप जब भी कहीं एडमिशन कराते हो या फिर कहीं भी कुछ भी कराते हो तो आप ब्लड ग्रुप अपना देते हो। बहुत कोई को मैंने देखा है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट भी नहीं कराते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। शायद आपको पता हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पर यहाँ पर मेन सवाल का आंसर करते हैं। तो देखो, ह्यूमन के तरह जो क्रीचर्स होते हैं जैसे कि एप्स, चिंपैंजीज, उनमें ह्यूमन की तरह ही ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है। जी हाँ। और अगर कुत्तों की बात करें तो इनका भी एक ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसमें कि DEA 1.1, DEA 1.2, DEA 7 ऐसा टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। मतलब इनका अलग ही एक लिस्ट है। कैट में यानी बिल्लियों में A होता है, B होता है, AB होता है। पर हाँ, ये फैक्ट को सुन के ये मत समझना कि अगर बिल्ली का ब्लड ग्रुप A है तो उसका हम खून ले सकते हैं या फिर हम बिल्ली को खून दे सकते हैं। ये नहीं है, वो अलग ही ऑर्गेनिज्म है, बट उसका क्लासिफिकेशन सिमिलर है इंसानों की तरह ही। हॉर्सेस यानी घोड़ों में 30 से ज्यादा ब्लड ग्रुप्स होते हैं। A, C, D, K, P, Q, U, इतने ब्लड ग्रुप। ये तो बड़े बड़े जानवर हो गए। अब इंसेक्ट्स की बात करते हैं, छोटे जानवर। तो देखो, फैक्ट ये है कि इंसेक्ट्स के अंदर मैमल्स की तरह ब्लड नहीं होता है, सो टू स्पीक। ब्लड नहीं होता उनमें, पर उनके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं हेमोलिम्फ, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होता है नॉर्मल ब्लड की तरह। बस वो एक लिक्विड होता है इंसेक्ट के सर्वाइवल के लिए, मतलब सस्ता खून कह सकते हो आप। और चींटियों में भी यही हेमोलिम्फ होता है। तो इनमें ब्लड ग्रुप नहीं होता है, छोटे क्रीचर्स में, इंसेक्ट्स में। फैक्ट नंबर 7, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, आपने कितने बच्चों को घर में देखा होगा आपने, न्यू बॉर्न बेबी, क्यूट क्यूट बेबी। अब बच्चों को बचपन से बोलना सिखाया जाता है कि बोलो आ, बोलो मम्मा, बोलो पापा, ABCD 1 2 3। और आप भी बचपन में सीखे हो और यही कारण है कि वो आपके अंदर डीपली एम्बेडेड हो गया है। पर अगर किसी बच्चे को हम ना सिखाए बोलना, ना ही उसको कुछ ट्रेनिंग दे, बस एक रूम में बैठे रहने दे और ऐसे बस वो बैठे रहे दिन भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, तो क्या वो हमारी तरह बात कर पाएगा? क्या है ब्रेन का खेल? तो इसका आंसर है नहीं। आपने मोगली कैरेक्टर के बारे में सुना होगा जो कि जंगल में अपना वक्त बिताता है। वैसे ही एक पर्सन था जो एक्चुअली में जंगल में बहुत समय बिताया था जानवरों के साथ। तो वो वैसे ही जानवरों की तरह हरकत करता था एडल्ट होने के बाद भी। यानी अगर कोई इतना जालिम हुआ कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करे और वो अपने बच्चे को एक रूम में छोड़ दिया, खाली खाना पीना देता है बस सर्वाइव करने के लिए, तो 20 साल बाद भी उसका कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होगा। उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना है, उसको पता ही नहीं होगा कि वर्ड्स क्या है, मीनिंग क्या है। वो बस भूख लगेगा तो करेगा ऐसे, जैसे एक बेसिक एप या जानवर करते हैं। यानी इंसान को ना सिखाया जाए तो इंसान बेसिकली जानवर है। वो सीख और एजुकेशन और जो चीजें हैं वो इंसान को इंसान बनाती है। बाकी बेसिक लेवल पे अगर छोड़ दें तो इंसान जानवर है। वो तो अभी इंसान सभ्य दुनिया में जी रहा है। पहले तो लोग साइन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करते थे ना, सारी बातें साइन लैंग्वेज में होती थी। सब्सक्राइब। फैक्ट नंबर 6, एक कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप में से किसी ने पूछा है, फैक्टिक्स भाई प्लीज मेरा कमेंट पिक करो, ये बताओ कि अगर पेंसिल को आधा आधा काटे तो कितनी बार कट करेंगे तो वो पेंसिल खत्म हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर है, एक नॉर्मल आंसर और एक मेंटोस आंसर। नॉर्मल आंसर ये है कि पेंसिल को अगर आप कट करोगे तो आधा हो जाएगा, आधे को कट करोगे तो और छोटा हो जाएगा, उसको कट करोगे और छोटा हो जाएगा, लास्ट में इतना सा बचेगा कुछ, और उसको भी कट कर दिया आप माइक्रोस्कोप के मदद से तो कट हो गया। टेक्निकली क्या आप ये कह सकते हो कि कट करने के बाद पेंसिल खत्म हो जाएगा? खत्म वर्ड को गलती से भी यूज मत करना, क्योंकि अब मेंटोस आंसर पे बढ़ते हैं। मेंटोस आंसर ये कहता है कि हम किसी भी मटेरियल को, दुनिया का कोई भी मटेरियल ले लो, हम किसी भी चीज को कभी भी कट करके आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा करते खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइटली चलते रहेगा। लास्ट में एटम बचेगा तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल में टूटेगा, लेकिन बेसिक लास्ट तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, और ना आज तक कोई पहुंचा है। यानी वो आपको दिखेगा नहीं, पेंसिल बहुत ज्यादा काटने के बाद खत्म हो जाएगा आपके लिए, लेकिन एक्चुअली में टेक्निकली वो एग्जिस्ट करेगा। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है हम और आप यहाँ पर कोइंसिडेंस से पहुंचे हैं, बहुत बड़े कोइंसिडेंस से। अगर लॉजिकली बात करें तो नॉर्मली तो ये माना जाता है कि कोई गॉड है जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, लेकिन अगर और भी साइंटिफिक तरह से बात करें तो धरती पे जो एस्ट्रॉयड टकराया था जिससे कि विलुप्त हो गए थे डायनासोर्स,
वो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। तो करोड़ों साल पहले अगर वो एस्ट्रॉयड नहीं टकराता तो क्या आज हम होते यहाँ पे? इसका सिंपल आंसर है नहीं होते। डायनासोर्स कंटिन्यू करते इस अर्थ को डोमिनेट करने के लिए, जिससे कि मैमल्स के इवॉल्व होने का जो रूम है, स्पेस है, वो होता ही नहीं। मैमल्स यानी जो हम लोग क्रीचर सब हैं, ये सबको इवॉल्व होने का समय और इन्वायरमेंट इसलिए बन पाया क्योंकि बड़े बड़े क्रीचर्स विलुप्त हो चुके थे। और कितनी अमेजिंग बात है कि उस एस्ट्रॉयड से एक भी डायनासोर नहीं बचा था। मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि धरती पे बहुत सारे डायनासोर्स होंगे, तो कोई एस्ट्रॉयड टकराता भी है तो एक एरिया का डायनासोर खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे धरती का ही डायनासोर धीरे धीरे विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, एक भी नहीं बचा बेचारा। उसके बाद धीरे धीरे अदर लाइफ फॉर्म्स को इवॉल्व होने का मौका मिला, मैमल्स थ्राइव किए। अगर डायनासोर्स नहीं विलुप्त हुए होते तो शायद कभी अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं बाकी क्रीचर्स को कि वो इवॉल्व हो पाते। इवोल्यूशन एक टोटली अलग पाथ ले लेता और फिर क्या होता? अभी इस टाइम पर, जिस टाइम आप इतने अच्छे टेक्नोलॉजी में आराम से इंटरनेट के थ्रू वीडियो देख रहे हो, कितने मस्त एरा में हो आप, बट सिर्फ एक घटना को हम अगर हटा दे इतिहास से, धरती से वो एस्ट्रॉयड टकराने वाला वो नहीं होता, तो आज यहाँ पर अलग अलग फॉर्म के डायनासोर्स होते हैं। और डायनासोर्स ही इवॉल्व किए होते और भी बहुत प्रकार के फॉर्म में। यानी मे बी आप और हम, जो हमारा आत्मा है, आपका आत्मा और मेरा आत्मा, सोल, वो हम लोग बड़े बड़े डायनासोर के रूप में अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो डायनासोर से एग्जिस्ट करते, इवॉल्व करते हैं, और जितने डायनासोर्स थे उससे ज्यादा वेराइटी अभी तक आ चुके होते हैं, अलग अलग प्रकार के। मतलब डायनासोर्स वुड हैव कंटिन्यूड टू रूल द अर्थ। फैक्ट नंबर 4, 14 अप्रैल 1994। ये है उस समय के टोबैको कंपनीज के सीईओ जो कि अंडर ओथ कसम खा के बोल रहे हैं कि निकोटीन जो कि टोबैको में होता है वो एडिक्टिव नहीं होता है। अब बताओ, उस टाइम टोबैको के ऊपर उतनी रिसर्चेज नहीं थी डिटेल्ड वाली, जितनी थी वो बता रही थी, इस तरह पॉइंट कर रही थी कि निकोटीन एडिक्टिव होता है, लेकिन फिर भी पब्लिक के सामने आके ये लोग अंडर ओथ डिक्लेयर किए थे कि निकोटीन एडिक्टिव नहीं होता। देख रहे हो इस दुनिया में कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा मैटर करता है। ज्यादा लीगल लायबिलिटी नहीं आया किसी के लॉस पे, किसी के डेथ पे, इसीलिए वो लोग ये किए थे। और उस टाइम स्मोकर्स का नंबर डिक्लाइन हो रहा था क्योंकि रिसर्चेस बढ़ रही थी कि ये खराब होता है। 1960s में तो दवा माना जाता था, साइंटिफिकली भी दवा कहते थे, कैंसर से कोई लिंक नहीं था। तो डिक्लाइनिंग सेल्स को ठीक करने के लिए ये लोग एक साथ आए थे। अभी इस समय ऐसा कुछ होना तो लोग कूद डालेंगे। अभी तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि कोई कंपनी ऐसी हो ही नहीं सकती है जो कि अपने टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर ये ना लिखे कि ये हार्मफुल है, उसको लिखना ही पड़ेगा। मतलब इस पिक को देख के मैं क्या बोलूं, मतलब क्या है, कितना कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है भाई। फैक्ट नंबर 3, देखो जब भी कोई लिक्विड निकलती है किसी कंटेनर में से और उसके सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन होके निकले, कांस्टेंट स्पीड में निकले, तो एक बहुत ही कूल सी फेनोमेनन दिखती है। इसे कहते हैं लैमिनार फ्लो। ये एक ऐसा फ्लूइड का मूवमेंट है जिसमें कि लेयर्स के बीच में कोई भी डिसरप्शन या फिर अनइवननेस नहीं होती है। तो ये देखने में लगता है कि सारा लिक्विड एक जगह एक सॉलिड की तरह नजर आता है, और इसी कूल सी फेनोमेनन को लैमिनार फ्लो कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, देखो कोई भी वाटर बॉटल में लिखा रहता है कि क्रश कर दो और फेंक दो पानी एक बार पीने के बाद। तो बहुत लोगों को लगता है कि बॉटल तो काफी अच्छा है, इसको एक बार क्यों इसको घर ले जाते हैं। पर असल में बॉटल बने ही होते हैं वन टाइम यूज के लिए, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल जब हीट और सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो पानी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, और इससे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस यूथ में हो रहा है, इसकी प्रूफ की तो जरूरत है नहीं, आप देख ही सकते हो, ऑब्जर्व कर ही पा रहे होगे कि यंग लोगों में जो कि ट्रैवल करते हैं एग्जाम्स ये सब के चक्कर में, उनकी तबीयत कैसे खराब होने लगती है। यानी जो बोतल डिजाइन ही किया गया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, उसको यूज करो लॉन्ग टर्म बोतल की तरह, प्लास्टिक बोतल जो होता है, लेकिन जो वन टाइम यूज वाला बोतल होता है उसको हमेशा के लिए मत रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हेल्थ इफेक्ट है वो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा। जैसे कि आप मेरे सामने हो सकता है आके बोलोगे कि मैं पीऊंगा, क्या करेगा, ले ले पिया, और बोलोगे क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस। देखो हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो एक दिन की बात नहीं है, वो हैबिट के चलते होता है। आपकी आदत लग गई है गंदी बोतल को रखने वाली, तो ओवर टाइम 10-12 साल में उसका जो इफेक्ट है वो इंटरेस्ट के साथ ही देना पड़ता है आपको, यानी हेल्थ खराब। आदत सही करने की बात है ये। फैक्ट नंबर 1, आप सोचो कि आप इस ब्रह्मांड के किनारे खड़े हो और उस चीज को स्टेयर कर रहे हो जो कि इस ब्रह्मांड के बाहर है। द थिंग मे बी
विच इज आउटसाइड द यूनिवर्स। तो आखिर क्या हो सकता है वो, आखिर इस स्पेस टाइम के खेल के आगे क्या है? तो असल में यहाँ पर करेक्ट बात यह है कि कॉस्मोलॉजी में वैज्ञानिक इस क्वेश्चन को वैलिड मानते ही नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर स्पेस टाइम मैटर एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अगर इस ब्रह्मांड के बाहर कुछ और अटपटी चीज होगी जैसे मैटर के बदले सुपर मैटर में भी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्मांड के बाहर है, क्योंकि कोई भी चीज ये यूनिवर्स के अगर बाहर है तो वो इस अस्तित्व के अंदर ही आती है। मैंने कहा अगर इस ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है तो वो इस अस्तित्व, ये जो पूरा अस्तित्व है हमारा, उसके तो अंदर ही आती है। बहुत डीप बात है ये। कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, तो वो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है ना, तभी तो है। वो चीज भले ही हमें विजिबल ना हो, बहुत दूर हो, ठीक है, बात अलग है। इसका मतलब जो भी है ये ब्रह्मांड ही है, चाहे कितने भी दूर तक हो। एंड देयर इज नो आउटसाइड। आउटसाइड यहाँ सेंस नहीं बना रहा है। जो भी है कितने भी दूर है, इनफिनिटली दूर है, लेकिन वो इस ब्रह्मांड के अंदर ही कहलाएगा। देयर इज नो आउटसाइड। आई रिपीट, देयर इज नो आउटसाइड। आपने वो थ्योरी जरूर सुना होगा, बबल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो अगर मान लो बहुत सारे ब्रह्मांड एक जगह पे है, एक इतना सा जगह है, वहां पर 6 ब्रह्मांड मौजूद है, तो अगर वो सारे ब्रह्मांड एक जगह पे हैं, तो वो इसी रियलिटी का ही पार्ट हुए। देयर इज नो आउटसाइड। आउटसाइड का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ। जो है इनसाइड ही है, जो है यही है। आउटसाइड, बाहर, ये हमारे माइंड का क्रिएशन। एक्चुअली में जो है वो है। ये बहुत ही गहरी बात है, स्पिरिचुअली भी और साइंटिफिकली भी। ये सबसे डीप बातों में से एक है कि देयर इज नो आउटसाइड, व्हाटएवर इज एक्चुअली में ये एग्जिस्टेंस है और ये इनफाइनाइट है, और इस इन्फिनिटी के जो आउटसाइड है वो भी इसके इनसाइड ही है। जो है यही है। कितने डीप लेवल की बातें करते हैं हम ना। शायद ऐसे टॉपिक्स को हम लोग जिस तरह एक्सप्लोर करते हैं वैसा कोई और नहीं करता है पूरे यूट्यूब पे मेरे ख्याल से। पर यही तो हमारे कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, कि हम हर चीजों के अंदर घुस जाते हैं और ऐसा समझते हैं कि लगे कि हाँ कुछ समझे हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।